मैं पूछूं जवाब दोगे, दिल क्यों में। एक ऐसा बॉलीवुड का विलन जिनके आगे कोई भी हीरो टिक नहीं पाया। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम। एक ऐसी बैरीटोन आवाज का खलनायक जिसने फिल्मों में विलन की इमेज को ही बदल कर रख दिया था। इसका मतलब यह है कि वो हमारी हर चाल से वाकिफ है, इससे पहले कि वो कोई और कदम उठाए। माइक, इस जगह के हर निशान को जला दो। एक ऐसा अभिनेता जिसने फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने के बाद खलनायक बनकर बेजोड़ काम किया। अपनी कसम, तेज घोड़े और तेज लड़कियां हमें बहुत पसंद हैं। आओ सैर कराएं। क्या आप सोच सकते हैं उन पर एक्टिंग का ऐसा जुनून सवार था कि उन्होंने अपनी किताबें तक बेच डाली थी और उन पैसों से भागकर मुंबई चले आए थे। भूला नहीं देना जी, भूला नहीं देना, ज़माना खराब है। क्या आप यकीन करेंगे, इस कलाकार को जब मुंबई में कोई जगह रहने के लिए नहीं मिली तो उन्होंने उन दिनों सीमेंट से बनी पाइपों में रहना शुरू कर दिया था। एक दिन उन्होंने वहां परेशान कर रहे लोकल गुंडों की जबरदस्त पिटाई कर दी थी। इतनी जरा सी बात के लिए तुम मेरे पास चले आए? पिछले 12 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा कोई आदमी भी पकड़ा गया? क्या आप जानते हैं, ये पढ़ाई के दौरान फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे और उन्होंने बहुत से मैच भी जीते थे। कौन थे ये कलाकार, क्या था उनका असली और पूरा नाम और कैसे शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर? उन्होंने 5 दशक तक 200 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय कर अपनी अलग पहचान बनाई। उनके द्वारा बोले गए क्या है वो अलग अंदाज में डायलॉग जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कविता टॉकीज और मैं हूँ कुहू भव्या। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस कलाकार की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। वो थे सफेद कपड़ों में अंग्रेजी बोलने वाला कूल और स्टाइलिश विलन जिसे सारी दुनिया लॉयन के नाम से जानती है। ये थे ऐसे कलाकार जिसने हर दिल को लिया था जीत, इसलिए कहा जाता था उन्हें अजीत। एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब, कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। अजीत खां का असली नाम था हामिद अली खां। इस दिग्गज अभिनेता का जन्म 27 जनवरी 1922 में हैदराबाद शहर के बाहर गुलकुंडा में ऐतिहासिक किले के पास एक दक्कनी मुस्लिम परिवार में हुआ था। यह परिवार पश्तूनों के बिरोजाई कबीले से ताल्लुक रखता था। इनके पिता बशीर अली खां हैदराबाद में निज़ाम की सेना में काम करते थे और इनकी मां सुल्तान जहन बेगम घर संभाला करती थी। उनका एक छोटा भाई और 2 छोटी बहनें थीं। अजीत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के सरकारी जूनियर कॉलेज से पूरी की थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान खेल कूद में भी भाग लेना शुरू कर दिया था। ये फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी बन गए थे और कई मैच भी जीते। उन दिनों इनकी कद काठी और खूबसूरत चेहरे को देखकर इनके कई दोस्त उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह देते थे। धीरे धीरे फिर अजीत के मन में भी फिल्मों में काम करने की इच्छा होने लगी, मगर डर और संकोच के कारण ये अपने पिता से बात करने में डरते थे। वैसे भी इनके पिता फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं समझते थे। उन्हें लगता था कि शरीफ खानदान के लोग फिल्मों में काम नहीं करते हैं। अजीत के पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिखकर डॉक्टर या वकील बने। उन्हें पढ़ाई में रुचि नहीं थी और मन में फिल्मों का सपना लिए वो बेमन से पढ़ाई कर रहे थे। और एक दिन उनके प्रोफेसर ने गुस्से में आकर उन्हें बोल दिया कि वो अपने पिता की तरह सेना में भर्ती हो जाए या फिल्मों में चले जाएं। पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। प्रोफेसर के इन बातों का उन पर गहरा असर हुआ और अब उनको लगने लगा कि वो मुंबई जाकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ ये बात भी गौरतलब है, अजीत जिस कॉलेज में पढ़ा करते थे उसी कॉलेज में इनके सीनियर रहे पीवी नरसिम्हा राव, जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने थे। बहरहाल अजीत ने अपने सपनों को पूरा करने की ठान रखी थी और ऐसे में काम आई कॉलेज की किताबें। उन्होंने 113 रुपए में उन्हें बेच दिया और बिना किसी को बताए मुंबई चले आए। लेकिन जब अजीत मुंबई पहुंचे
और यहाँ की चकाचौंध भरी दुनिया में मुखातिब हुए तो उनका सिर चकरा गया, क्योंकि उन्हें यह दुनिया अपने सपनों से बिल्कुल अलग लगी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अजीत बोलचाल में कई भाषाओं का ज्ञान रखते थे। उन्हें तेलुगु, हिंदी, अरबी और फारसी आदि बोलना आता था। यहाँ आकर इन्होंने लोगों से पूछ पूछ कर इकट्ठा किए फिल्म निर्देशकों के ऑफिस एड्रेस लिए और उनसे मिलने जाने लगे। इस तरह उन्हें निर्देशकों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। अब उनके पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। उन्हें खाने से लेकर अब रहने तक की दिक्कत होने लगी थी। उन दिनों रोड पर कुछ बड़े बड़े सीमेंट की पाइपों में गरीब लोग रहा करते थे। वहीं पर मोहम्मद अली का ठिकाना बन गया था, मगर अभी भी दिक्कतें कम नहीं हो रही थी। लोकल गुंडे अक्सर वहां हफ्ता वसूली किया करते थे। एक दिन उनका सामना अजीत से हुआ और वो हफ्ता मांगने लगे। जो पैसा नहीं देता था, गुंडे उन्हें पीटकर वहां से निकाल देते थे। ये सब देख अजीत को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुंडों की जबरदस्त पिटाई कर दी। इससे वहां रह रहे लोगों के बीच अजीत की काफी इज्जत बढ़ गई और वो उन्हें अक्सर चाय और खाना देने लगे। कठिन संघर्षों के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब उन्हें 1945 में पहली फिल्म जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर मिली थी। पहली फिल्म का नाम था कुरुक्षेत्र, जिसके हीरो केएल सहगल थे, लेकिन इनकी पर्सनालिटी और दमदार आवाज के चलते ये तीसरे रो से सीधा पहली लाइन में आ गए, यानी जूनियर आर्टिस्ट से सीधा हीरो की कतार में। उस वक्त इन्हें फिल्मों में काम करने के 3 या 6 रुपए मिला करते थे। एक दिन अजीत की मुलाकात हुई फिल्म निर्देशक प्रफुल्ल रॉय से। तब उन्होंने अपनी कुछ लो बजट फिल्मों में उन्हें लीड रोल दिया और फिर उन्हीं दिनों इनकी मुलाकात हुई फिल्म स्टूडियो में गोविंदराम सेठी से। उन्होंने अजीत को एक्शन फिल्मों में काम दिलवाया। कहा जाता है गोविंदराम सेठी इनके जीवन में फरिश्ता बनकर आए। उन्होंने ही इनको विष्णु सिनेटोन नामक फिल्म कंपनी से मिलवाया। इस फिल्म कंपनी की धार्मिक फिल्में उन दिनों बड़ी मशहूर हुआ करती थी। विष्णु सिनेटोन फिल्म वाले अब एक एक्शन फिल्म बनाने की सोच रहे थे। जब वो अजीत से मिले तो वो इनकी पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हुए और अपनी एक्शन फिल्म शाह-ए-मिस्र में उन्हें बतौर हीरो साइन किया। इस तरह उन्होंने अपने करियर का पहला बड़ा रोल साल 1946 में रिलीज हुई शाह-ए-मिस्र में मिला था, मगर अभी तक फिल्मों में इनका नाम हामिद अली खां ही था। ये फिल्म सफलता हासिल नहीं कर पाई, फिर भी उन्हें काम की सराहना मिली। उनका हामिद अली खां नाम काफ़ी लंबा लग रहा था और लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ पा रहा था। इसीलिए उस वक्त के फिल्म मेकर के अमरनाथ ने उनसे कहा कि तुम अपना नाम छोटा क्यों नहीं कर लेते। वैसे उन्हें भी लग रहा था कि अमरनाथ सही कह रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी फिल्म की नाकामयाबी के पीछे उनका नाम तो आड़े नहीं आ रहा। यही सोच उन्होंने अपना नाम बदलने का विचार किया। उनको इस काम में सहायता की जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट ने। उन्होंने इनसे कहा कि तुम्हारी कद काठी और पर्सनालिटी को देख लगता है तुम्हें कोई जीत नहीं सकता, इसीलिए तुम अपना नाम अजीत क्यों नहीं रख लेते। अजीत की पहली फिल्म भले ही ना चली, मगर उनकी अलग आवाज़ और दमदार अभिनय क्षमता से उनके पास अब फिल्मों की लाइनें लग गई थी, जिनमें साल 1947 से लेकर 1950 तक बहुत सी फिल्में रिलीज हुई, जैसे फिल्म मेहंदी, रेफ्यूजी, हातिम ताई, सोने की चिड़िया, आप बीती, चंदा की चांदनी, पतंगा, जीवन साथी और फिल्म बेकसूर। अजीत ने उस समय बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम किया। फिल्म मेहंदी में नरगिस के साथ, फिल्म आप बीती में खुर्शीद बेगम के साथ और के अमरनाथ की फिल्म बेकसूर में मधुबाला के साथ हीरो बन काम करने का मौका मिला। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम। ये फिल्म हिट साबित हुई और फिर साल 1951 में इनकी 4 फिल्म रिलीज हुई, जिनके नाम हैं फिल्म ढोलक,
सरकार, सया और दमन। इन सब फिल्मों में वो अभिनेत्री मीना, कुक्कू, मधुबाला और निगार सुल्ताना के साथ लीड रोल में नजर आए। इतनी फिल्में करने के बाद भी अजीत की किस्मत ने उतना साथ नहीं दिया जितना कि उन्हें मिलना चाहिए था। काफ़ी फिल्में फ्लॉप रही, कुछ ही फिल्में सफल रहीं, जैसे फिल्म ढोलक साल 1954 में, फिल्म नास्तिक 1955 की फिल्म बारादरी और साल 1957 की फिल्म बड़ा भाई, ये सभी फिल्में सफल रही थी। स्मार्ट गाय। साल 1953 की फिल्म नास्तिक में देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान गीत उन पर फिल्माया गया है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इस फिल्म को आई.एस. जौहर ने निर्देशित किया था और फिल्म में अजीत के साथ अभिनेत्री नलिनी जयवंत मुख्य भूमिका में थी। अजीत अब ज्यादा परेशान रहने लगे थे क्योंकि उन्हें फिल्में तो मिल रही थी मगर फिल्मों को सफलता नहीं मिल रही थी। अजीत ने एक बार अपने इंटरव्यू में खुद बताया था कि अगर आपकी फिल्में सिल्वर जुबली होती हैं तो आप सफल अभिनेता माने जाओगे, लेकिन फिल्में नहीं चल पाई तो आपका अभिनय कितना ही दमदार क्यों ना हो, लोग आपको नकार देते हैं। अजीत धीरे धीरे नायक की भूमिका से उभरने लगे थे। अजीत ने अब सहायक भूमिका निभाना शुरू कर दिया था। साल 1957 में आई बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर में दिलीप कुमार के साथ सहायक भूमिका निभाई। आना है तो आ रहा हमें कुछ फेर नहीं है भगवान। साल 1960 में फिल्म मुगले आजम में उन्होंने दुर्जन सिंह का ऐसा किरदार निभाया कि लोगों को आज भी याद है। नहीं शहजादे, राजपूत जान हारता है, वचन नहीं हारता। एक दिन राजेंद्र कुमार यानी जुबली कुमार से अजीत की मुलाकात हुई। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थे। तब राजेंद्र कुमार ने कहा, अजीत साहब, अब कलर फिल्मों का दौर है, बड़ी बड़ी महंगी फिल्में बन रही हैं। ऐसे में आपको कोई हीरो का रोल दे या ना दे क्या पता, लेकिन अब आपको अपने कैरेक्टर में बदलाव करना चाहिए। क्यों ना अब आप खलनायक का रोल करें। मैं प्रकाश राव की फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है सूरज। इस फिल्म में आप विलन का रोल कर लीजिए। अजीत साहब अपने दोस्त राजेंद्र कुमार को मना नहीं कर पाए और उन्होंने हाँ कर दी। इस तरह अजीत फिल्मों में विलन की भूमिका में दिखाई देने लगे। यही किरदार इनकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट रहा। अजीत बताते हैं 1966 में सूरज फिल्म रिलीज हुई और उसके साथ ही इनका दौर शुरू हो गया था। एक अदना लुटेरे पर मेहरबान होकर क्यों अपनी जवानी पर जुल्म कर रही हो। आखिरकार जब सूरज फिल्म रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट रही, साल 1966 में सूरज फिल्म का प्रीमियर हुआ था मिनर्वा सिनेमा हॉल में। प्रीमियर के दौरान एक विलन अजीत के दोस्त हुआ करते थे। उन्होंने फिल्म देखकर कहा, हमें जो थोड़ा बहुत काम मिलता था वो भी आपने छीन लिया। इतना जबरदस्त आपने अभिनय किया है कि अब तो हमें कोई याद भी नहीं करेगा। और ये कहते हुए उन्होंने अजीत को गले लगा लिया था। अजीत की कई वर्षों से चाहत थी कि उन्हें भी प्रसिद्धि मिले और वो सूरज फिल्म से इनको मिलने लगी थी। ये रिश्ता तो भगवान ने भी मेरे लिए नहीं बनाया, सिर्फ माचियों बनाए। इसके बाद कई फिल्में आई, जैसे साल 1968 की फिल्म राजा और रंग, साल 1969 की फिल्म प्रिंस व आदमी और साल 1970 की फिल्म जीवन मृत्यु व धरती, साल 1971 की फिल्म पतंगा पराया धन, साल 1973 की फिल्म सुल्ताना डाकू आदि मुख्य थी। इसके बाद साल 1973 में अजीत की ऐसी जानी मानी फिल्म रिलीज हुई जिसमें एंग्री यंग मैन के तौर पर अमिताभ बच्चन निकल कर आए। फिल्म का नाम जंजीर था। ये वादा रहा, मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा
और ये मेरा वादा रहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी मिटा दूंगा। इस फिल्म को प्रकाश मेहरा ने निर्देशित किया था। अजीत ने ऐसे विलन की छवि पेश कर दी जो अभी तक हिंदी सिनेमा में नहीं देखा था। फिल्मों में सबसे अलग सफेद कपड़े पहनने वाला और स्टाइलिश दिखने वाला खलनायक जो अपने साथ एक सेक्रेटरी रखता था, उनका ये चिल रहने वाला डॉन किरदार लोगों को बहुत पसंद आया। एक काम करो, परसों की पार्टी के लिए उसे भी इनविटेशन भेज दो। जी। अजीत इस फिल्म के साथ एक जुड़ा किस्सा बताते हैं कि धर्मदयाल तेजा का जो किरदार है वो मैंने कुछ ऐसे लोगों से लिया है जो सफेद बाल रखा करते थे और स्टाइलिश थे। उन्हें देखकर मुझे लगता था क्यों ना ऐसा किरदार फिल्मों में होना चाहिए। उन्होंने यह सब बातें अपने किरदार में उतार दी थी। फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा ने भी कहा था कि अजीत को लगता था फिल्मों में विलन बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, क्यों ना ऐसा विलन पेश किया जाए जो मीठा बोलता हो और दिल का बहुत कठोर हो। उसका अंदाज किसी राजा की तरह होना चाहिए। दिल जला के क्या मिलेगा दिलरुबा, दिल ने मेरे। साल 1976 की सुपरहिट फिल्म कालीचरण से उन्हें बहुत लोकप्रियता मिली। इस फिल्म का एक डायलॉग सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है बहुत मशहूर हुआ था। बात मत भूलिए डीएसपी साहब कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। अक्सर फैंस के साथ साथ इंडस्ट्री के लोग भी उन्हें लॉयन कहकर पुकारते थे। इस फिल्म का निर्देशन सुभाष घई ने किया था और जिस तरह से वो मोना डार्लिंग बोलते थे यह डायलॉग भी बहुत पसंद किया गया। डार्लिंग, ये सब कुछ मैंने पाटिल साहब से सीखा है। आज मैं जो कुछ हूँ पाटिल साहब। अजीत का एक किस्सा साल 1973 की फिल्म यादों की बारात का बहुत मशहूर है, जिसमें इनकी जान जाते जाते बच गई थी। हुआ यूं कि जब इस फिल्म के एक सीन में अजीत के पैर को ट्रेन की पटरियों में फंसाना था और ट्रेन आने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्य से इनका पैर सच में पटरियों के बीच में जाकर फंस गया था और तब तक ट्रेन बहुत पास आ चुकी थी, मगर कुछ सेकंडों पहले उनका पैर निकल गया और वो कूदकर झाड़ी में जा छिपे। यूनिट के सारे लोग घबरा गए कि उनकी ट्रेन से कटकर मौत हो चुकी होगी। फिर अचानक से उन्होंने यूनिट के लोगों के सामने आकर सबको चौंका दिया था। अजीत ने अपना काम बखूबी निभाया। उन्होंने ना ही कभी किसी से शिकायत की और ना ही किसी को परेशान किया। वो तो बस अपना काम करते चले गए। ये अपने सह कलाकारों के साथ मस्ती भी किया करते थे। उनके दोस्त रंजीत बताते हैं, अजीत ने उनकी विदेशी गर्लफ्रेंड को देख मजाक में बोला, बरखुदार तुम इस दोस्त से शादी कर लो क्योंकि यह बहुत ही सुंदर है, इस वजह से तुम्हारे औलाद भी सुंदर ही पैदा होंगे। काम का सिलसिला ऐसा चला कि अजीत को फिर फुर्सत मिलना ही बंद हो गए। साल 1976 से लेकर साल 1980 तक इनकी बहुत हिट फिल्में रिलीज हुई, जैसे साल 1976 की फिल्म चरस, शंकर शंभू, बारूद और जाने मन आदि। साल 1977 की फिल्म चलता पुर्जा, आखिरी गोली और फिल्म हम किसी से कम नहीं कुछ हिट फिल्मों में से थी। इसके अगले साल भी उनकी बहुत सी हिट फिल्में आई, जिनके नाम हैं फिल्म देश परदेश, आजाद, हीरालाल पन्नालाल, आहुति और खून का बदला खून। सारी चरस लेकर खुफिया रास्ते से निकल जाओ और माइकल से कहना कि कस्टमर्स को वहीं छोड़ दो, अपने स्टाफ और लड़कियों को लेकर उसी रास्ते से निकल जाओ। सभी फिल्मों में उनका अभिनय बेजोड़ रहा और अब तक वो एक लेजेंडरी एक्टर बन चुके थे। अजीत की खलनायकी से भारतीय फिल्मों में एक नया चलन शुरू हुआ। उनके किरदार को हमेशा सफेद सूट, चेक सूट, सफेद जूते और आंखों पर सनग्लास लगाए हुए बहुत सी एसेसरी ज्वेलरी पहनाए हुए दिखाया गया, जो अधिकतर फिल्मों में सोने के बिस्कुट की तस्करी करते हुए दिखाया गया। सुधा, ये है हमारे दोस्त शेख अब्दुल सत्तार, यूरोप में हमारे माल के सबसे बड़े व्यापारी। अजीत फिल्मों में अधिकतर प्रेम चोपड़ा, रंजीत, सुजीत और कादर खां जैसे कलाकारों के गैंग लीडर बनते थे। अक्सर देखा गया है कि अजीत के गिरोह में साथियों के नाम रॉबर्ट, पीटर और माइकल इसी टाइप के हुआ करते थे। अजीत दिनों दिन विलन के तौर पर फेमस होते चले गए और ऐसे में उनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा।
वो काफी ज्यादा स्मोकिंग भी करने लगे थे। कई दफा उनको 3-3 शिफ्टों में काम करना पड़ता था। अब उनकी 55 साल की उम्र हो चली थी और उन्हें यह सब सूट नहीं हो रहा था, लेकिन वे शिद्दत के साथ एक्टिंग करते जा रहे थे। अजीत अपने जमाने के स्थापित अभिनेता रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी ये घमंड नहीं किया कि मैं एक बड़ा अभिनेता रहा हूँ। 80 के दशक में उन्होंने बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ हिट फिल्में राम बलराम, सुल्ताना डाकू, रजिया सुल्तान, राज तिलक आदि रही। ऐसे में काम का बढ़ता प्रेशर अजीत को दिल की बीमारी तक ले गया और उन्हें अपने दिल के इलाज के लिए 90 के दशक के अंत में अमेरिका जाना पड़ा। वहां इनके दिल का बाईपास ऑपरेशन हुआ। उन दिनों अजीत अपने करियर की ऊंचाई पर थे, लेकिन जैसे ही वापस आए उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और हैदराबाद रहने लगे। उन्होंने हमेशा मीडिया को शुक्रिया कहा। वो कहते थे कि मीडिया ने ही मुझे इतना फेमस बनाया है। इसके बाद उन्होंने साल 1992 में अजय देवगन की फिल्म जिगर से वापसी की और बाबा ठाकुर का किरदार निभाया और साल 1994 तक कई फिल्मों में काम किया। उनकी अंतिम दौर की फिल्में थी जिनका नाम है आदमी, आ गले लग जा, बेताज बादशाह और देवानंद की फिल्म गैंगस्टर, संजय दत्त की फिल्म आतिश। अजीत की आखिरी फिल्म रही निर्देशक महेश भट्ट की साल 1994 में आई फिल्म क्रिमिनल। मैंने अस्पताल जो खोला है वो पब्लिक की सेवा के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए। इस फिल्म में नागार्जुन और मनीषा कोइराला ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अजीत के निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने लाइफ में 3 शादियां की। पहली शादी उन्होंने एंग्लो इंडियन से की थी, लेकिन अलग अलग धर्मों के होने के कारण कुछ समय बाद उनकी शादी टूट गई। इसके बाद उन्होंने शाहिदा से शादी की। यह शादी उनके परिवार वालों ने तय की थी। इस शादी के बाद उन्हें 3 बेटे हुए, जिनका नाम जाहिद अली खां, शाहिद अली खां, आबिद अली खां है। फिर पत्नी शाहिदा की मौत के बाद उन्होंने तीसरी शादी की, जो लव मैरिज थी। उनकी तीसरी पत्नी का नाम सारा खां था। इस शादी के बाद दोनों को 2 बेटे हुए, जिनका नाम शहजाद खान और अरबाज अली खां है। अजीत ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्में की, लेकिन 22 अक्टूबर 1998 को उन्होंने इस रंगीन दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। इसी दिन अजीत ने हैदराबाद में अंतिम सांस ली थी। बॉलीवुड में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। लोमड़ी के मुंह से शराफत का राग अच्छा नहीं लगता। काम की बात कर, काम की बात। अजीत यह वह खतरनाक आवाज थी जिसके लिए वह सबसे प्रसिद्ध थे। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध खलनायकों के जीवंत करने के लिए आज भी याद रखा जाता है। उनके समकालीनों में अमरीश पुरी, अमजद खान, प्राण और प्रेम चोपड़ा जैसे दिग्गज अभिनेता शामिल थे। वर्तमान समय में उनकी कुछ लोकप्रियता असंख्य चुटकुलों और पैरोडी के कारण आज भी है। आपको बता दें, अजीत एक ऐसे बॉलीवुड के विलन थे जिनके आगे कोई भी हीरो टिक नहीं पाया। ये हमेशा देखा गया है कि फिल्मों में हीरो विलन को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, लेकिन अजीत के मामले में ये सब उल्टा था। कहा जाता है कि वह हीरो से कहते थे, आशीर्वाद तो बड़े देते हैं, हम तो सिर्फ राय देते हैं। वह हीरो से यह भी कहते थे, उम्र से बढ़कर बातें नहीं करते। अपनी उम्र से बढ़कर बातें नहीं करते विजय। इसमें तो कोई शक नहीं कि अजीत के डायलॉग्स के आगे सभी फेल थे और आज लोग उन्हें उनकी डायलॉग्स की वजह से ही याद करते हैं। वो मर जाएगा लेकिन बताएगा नहीं। हाँ बॉस, मर तो वो जरूर जाएगा, चाहे वो बताए या ना बताए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इनके बारे में और कोई जानकारी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ताकि हम उसे अपने अगले वीडियो में डाल सकें। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट कुहू को इजाज़त। नमस्कार।